हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा अकेडमी से और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। और हमने अपनी आज की वीडियो का टॉपिक लिया है विलोपन विधि से शब्द समस्याओं को कैसे हल करना है। अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनटू वेरिएबल्स में तो उसे हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करके बताएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनमें हमें इक्वेशन बना करके नहीं दी गई हैं, तो सबसे पहले हमारा काम है हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जो शब्द समस्या दी गई है, उसे दो चरों के रूप में व्यक्त करके बताना और साथ ही उसे हल करके उन दोनों चरों के मान भी ज्ञात करके बताना। तो शुरू कर लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की मदद से। बाकी कोई भी अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है तो ज़रूरी नहीं है आपको उसे विलोपन विधि से ही हल करना है, आप उन्हें दूसरी विधियों से भी हल करके बता सकते हैं। लेकिन विलोपन विधि को समझाने के लिए हमने यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स विलोपन विधि से समझाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति दिए गए हैं जिनकी आय का यदि हम अनुपात निकालते हैं तो एक 9 और दूसरा भाग 7 को प्रदर्शित करता है। और उनके खर्चों का अनुपात पहले व्यक्ति की आय 9, दूसरे व्यक्ति की आय 7 भाग को प्रदर्शित करती है। तो उनके खर्चों का जो अनुपात है वह 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, साथ ही हमें दिया गया है कि वह एक महीने में कितने रुपए बचा लेते हैं, तो हमें उनकी मासिक आय ज्ञात करके बतानी है कि वह एक महीने में कितना कमा लेते हैं। तो इसे हल करने के लिए फिर से हम मान लेते हैं जब भी हमें अनुपात दिए गए होते हैं तो हम यहाँ एक चर की गुणा करके इन्हें बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मान लें यदि कि माना दोनों व्यक्तियों की जो आय हमें दे रखी है वह 9x और 7x रुपये है, तो यह हमें बिना अनुपात के अलग अलग मान मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम खर्चों का अनुपात वहाँ y चर को जोड़ लेंगे तो पहले व्यक्ति का खर्च हमें पता चल जाएगा कि वह 4y है और दूसरे व्यक्ति का खर्च हमें पता चल जाएगा कि वह 3y है। साथ ही हमें यहाँ उनकी आय, उनका खर्चा और बचत भी दी गई है और हम इनके बीच में एक संबंध जानते हैं कि हमने जितना कमाया है उसमें से जितना खर्च किया है उसे अलग निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचत बच जाती है जो कि हमें दी गई है। तो हम उसी नियम को इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं और इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x और 7x रुपये है। माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः का मतलब है पहले वाला मान पहले व्यक्ति के लिए है और दूसरे वाला मान दूसरे व्यक्ति के लिए है। 9x रुपये और 7x रुपये है। साथ ही हमें जब खर्चों का अनुपात दिया गया है तो हम मान लेंगे दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च तथा दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च 4y और साथ में 3y रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने दोनों के लिए ज्ञात कर ली है कि पहले व्यक्ति 9x रुपये कमा रहा है और 4y रुपये खर्च कर रहा है और इसमें से भी वह 2000 रुपये बचा लेता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है आय में से यदि हम खर्च निकाल दें, माइनस कर दें तो वह बचत के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना उन्होंने कमाया उसमें से यदि हम निकाल दें कितना उन्होंने खर्च कर लिया तो अब भी उनके पास बच रहे हैं 2000 रुपये। क्वेश्चन में वह कह रहे हैं 2000 रुपये वह बचा लेते हैं। तो यह हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के लिए हम देखें तो दूसरे व्यक्ति की आय 7x रुपये है जबकि वह खर्च कर लेता है 3y रुपये। तो 7x - 3y फिर से हमें देंगे 2000 क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बचत को 2000 रुपये ही बता रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास दोनों समीकरणें आ जाती हैं।
अब है इन्हें विलोपन विधि से कैसे हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से हमें किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर बनाना है, चाहे तो हम x वाले गुणांकों को बराबर बनाएं चाहे y वाले गुणांकों को बराबर बनाएं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमें गुणांक कम से कम मान की करनी पड़े। तो आप देख रहे हैं यहाँ गुणांक थोड़े बड़े हैं y के कंपैरिजन में, इसीलिए हम y वाले गुणांकों को आपस में बराबर बना करके इन्हें हल करके बताएंगे। अब y के जो गुणांक हमें दिए गए हैं वह दिए हैं 4 और 3। यदि हम 4 और 3 का लैसे निकालेंगे तो हमें लैसे मिलेगा 12। तो इसका मतलब है अब हमें इन दोनों गुणांकों को 12 में बदल लेना है। 4 को 12 में बदलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 से गुणा करने की। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी है और साथ ही समीकरण 2 में 3 को फिर से 4 बनाने के लिए 3 चौक 12 होते हैं, तो समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 4 से। गुणा करने पर जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 से गुणा करने पर 3 नाम 27x माइनस 3 चौक 12y बराबर 3 दूनी 6000। ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 3 जो हमने 1 में गुणा करके प्राप्त की है। साथ ही हमें समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करके बतानी है। दूसरी समीकरण में 4 से गुणा करने पर 4 सत्ते 28 x माइनस 4 तिया 12y और बराबर में 4 दूनी 8000। ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। वह डिपेंड करता है कि हमें जिस भी वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है वह समान चिन्ह में है या नहीं है। आप देख रहे हैं दोनों समान चिन्ह में है, तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ इन्हें घटा करके हल करना होगा। यदि यह पहले से विपरीत चिन्ह में होते, एक माइनस में एक प्लस में, या ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता, तो फिर हम इन्हें घटाने की जगह जोड़ने पर हल करते। लेकिन अब यह पहले से समान चिन्ह में है, समान चिन्ह वाले मानों को घटाने पर ही हम हल करके बताएंगे। घटाने पर यह मान माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। आप देख रहे हैं -12y और +12y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 27x से 28x घटा लेने पर हमें मिलेंगे -x बराबर 6000 से 8000 घटाने पर माइनस में 2000। माइनस से यदि हम माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो हमें x का मान मिलेगा 2000 रुपये, जो भी x हमें मिल रहे हैं। अब दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए हम इस मान को अपनी मूल समीकरणों में से किसी भी समीकरण में लगा करके हल कर सकते हैं। बाकी आंसर भी आपको यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ये इक्वेशंस अलग अलग नहीं है, केवल हमने एक नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया है। लेकिन हम कैलकुलेशन कम करने के लिए अपनी मूल इक्वेशंस में जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं उनमें ही इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इस मान को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 के हिसाब से यह मान है 9x, तो 9 गुणा x का मान -4y बराबर 2000। हल कर लेने पर -4y बराबर 2000 और यहाँ 9 दूनी 18000 को हम पक्षांतर भी कर लेते हैं साथ ही साथ, तो -4y बराबर -16000। माइनस से माइनस कट रहा है, y बराबर 4 का भाग कर लेने पर 4 चौक 16 और 3 0 ऐसी की ऐसी ही बच रही हैं। यह हमें मिल जाते हैं x और y के मान। लेकिन वह हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात करके बताइए, और हमने उनकी जो मासिक आय मानी है वह मानी है 9x रुपये और 7x रुपये। तो हमें यह मान निकाल करके बताने होंगे, x y हमारे आंसर नहीं होंगे, हमें चाहिए मासिक आय का मान। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x रुपये है, तो 9 गुणा x का मान हमें मिला था 2000 बराबर में 18000 रुपये। इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने मानी थी 7x रुपये, तो 7x बराबर 7 गुणा 2000, फिर से हमें मिलेंगे 14000 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। यहाँ यदि वह इस क्वेश्चन में साथ में यह भी पूछ रहे होते कि उनका मासिक खर्च भी याद कीजिए, तो फिर हम मासिक खर्च जो हमने माना है 4y और 3y
उसमें y की जगह उनका मान लगा करके आंसर बता देते। जैसे 4 गुणा 4000 करेंगे, 16,000 रुपये खर्च किए उसने, 18,000 रुपये कमाए, 16,000 खर्च कर दिए और देख रहे हैं आप 2,000 रुपये उन्होंने बचा लिए हैं। हमारा भी वही पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे व्यक्ति के लिए 4 की गुणा फिर से करेंगे 4,000 की, तो 12,000 उन्होंने कमाए हैं, 12,000 उन्होंने खर्च किए हैं, क्योंकि ये हम खर्च बता रहे हैं, जबकि उनकी आय है 14,000 रुपये। फिर से उनकी बचत हमें मिलेगी 2,000 रुपये। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने जो आंसर्स निकाले हैं वो हमारी गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई भी करके बता रहे हैं। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है 2 अंकों की एक संख्या हमें ज्ञात करके बतानी है। 2 अंकों की एक संख्या का मतलब है जो इकाई और दहाई 2 अंकों से मिलकर के बनी होती है। तो हमें यहाँ 2 मानों की जरूरत पड़ेगी कि इकाई का अंक कितना होगा और दहाई का अंक कितना होगा। तो इसलिए हम यहाँ जो शुरुआत करेंगे वह मान करके चलेंगे, माना इकाई का अंक और दहाई का अंक बराबर x और y का मान। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना संख्या की दहाई का अंक बराबर है x के और इकाई का अंक बराबर है y के। आप इन्हें ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तब हम संख्या का मान यदि निकाल करके बताएं तो संख्या का मान, जब भी हमें 2 अंकों वाली संख्या दी गई होती है तो आप देखेंगे इस संख्या को हम प्रदर्शित कर लेते हैं 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। जैसे कि मान करके चलिए हमें अंक दिया गया है 27। यदि हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके बताएं तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 2 गुणा इकाई दहाई के अंक पे आ रहा है, तो इसलिए स्थानीय मान के हिसाब से 10 की गुणा करेंगे प्लस 7 गुणा इकाई आ रहा है, तो इकाई का मतलब है 1 से गुणा कर लेनी है और 1 से गुणा करने पर तो यही अंक देंगे। तो इसलिए यदि हम गुणा 1 को हटा भी देते हैं तो आप देख रहे हैं दहाई का अंक गुणा 10 प्लस इकाई का अंक। तो इस तरीके से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। यदि हमें 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करके बतानी है तो 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई के स्थान पर जो भी अंक लिखा हुआ है प्लस में इकाई का अंक, तो आपको जो भी संख्या दी गई है वही मिल जाएगी। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेते हैं, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। और अब हमारे पास दहाई और इकाई दोनों के अंक हैं, तो 10 गुणा दहाई का अंक हमने माना है x प्लस इकाई का अंक हमने माना है y। तो यह हो जाती है हमारे पास संख्या। अब फिर से क्वेश्चन को समझ लें, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हमारे पास है 10x प्लस y एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। यदि हम इनके अंकों को उलट दें, जैसे मान करके चलिए यहाँ पहले 27 था तो अंकों को उलटने पर हमें यहाँ मिल जाएगा 72। अब यदि हम इस संख्या को फिर से लिख करके बताएं तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 10 गुणा 7, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं में क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल 2 और 7 की जगह बदल गई है। 2 अब इकाई की जगह आ गए हैं और 7 यहाँ आ गए हैं दहाई की जगह। तो यही काम हमें यहाँ करना है, ये जो x और y है इनकी जगह को आपस में बदल देना है, तो हमें मिल जाएगी अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या प्राप्त होगी 10y प्लस x। एक संख्या यह हो गई हमारी मूल और यह हो गई अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। तो योग का मतलब है इन दोनों के बीच में प्लस लगा लेना है, 66 दिया गया है, तो योग बराबर 66। इन्हें हल कर लें, 10x और 1x कुल मिलाकर के हो जाते हैं 11x। इसी तरीके से 11y बराबर में 66। पूरे में से 11 कॉमन निकाल सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 छिके 66। यह मिल जाती है हमें समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमारी जो दूसरी स्थिति दी गई है, बाद में कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 के बराबर है। अब अंकों का अंतर दिया गया है और अंक हमारे पास क्या क्या हैं, x और y। उनका अंतर हमें 2 दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि इकाई में से दहाई को घटाया है या दहाई में से इकाई को घटाया गया है। तो दोनों ही स्थितियां हमें यहाँ मान करके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में, इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। तो इसीलिए
यह तो हो जाती है हमारी स्थिति 1। स्थिति 2 के अनुसार या तो x माइनस वाई का मान 2 रहा होगा अंतर लेने पर, जबकि दहाई का अंक बड़ा है, या फिर हमारे पास दूसरी स्थिति हो सकती है y माइनस एक्स बराबर 2। हो सकता है इकाई का अंक बड़ा रहा हो, क्योंकि अंतर हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को घटा करके ही किया जाता है। इसलिए दोनों की दोनों स्थितियां हम यहाँ हल करके चलेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 3। तो अब आप देख रहे हैं स्थिति 1 और स्थिति 2 को हमें हल करके बताना है। पहली बार में हम लेकर के चलेंगे समीकरण नंबर 1 और 2, यहाँ से एक आंसर निकालेंगे और फिर उसके बाद समीकरण 1 और 3 से हम एक आंसर निकालेंगे। 2 संख्याएं हम उन्हें निकाल करके बताएंगे। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में मान दिया है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6। आप देख रहे हैं कि इनके गुणांक अब पहले से ही बराबर हैं। हमें किसी भी मान से यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। संख्यात्मक रूप में पहले से ही यह गुणांक बराबर बराबर हैं, तो बिना गुणा किए ही हम उन्हें लिख लेते हैं बराबर 2। अब चाहे तो आप इन्हें जोड़ने पर हल करें, चाहे घटाने पर, दोनों ही स्थितियां आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ y वाले मान पहले से ही विपरीत चिन्ह में हैं, तो हम चिन्ह बदलने के लिए घटाने की जगह जोड़ना कर लेते हैं। तो यह दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस वाले हैं और जोड़ रहे हैं, तो x और x जोड़ करके 2x बराबर में 6 और 2 8, और यहाँ x बराबर 2 से भाग कर लेने पर x बराबर 4। अब ये जो x का मान हमें मिला है, चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 में लगाएं, चाहे समीकरण नंबर 2 में लगाएं। तो हम यदि समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमें मिलेगा समीकरण 1 से x प्लस वाई। एक्स का मान हमें मिला 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 से 4 घटा लेने पर 2। यह हमें मिल जाते हैं x और y के मान। अब उन्होंने हमसे संख्या पूछी है, इकाई और दहाई के अंक अलग अलग नहीं पूछे गए हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने मानी थी 10x प्लस वाई। यदि हम x और y के मान यहाँ लगा लेते हैं, 10 गुणा x का मान 4 मिला है हमें और y का मान 2। यहाँ हल करके हमें मिलेगा 40 प्लस 2 बराबर 42। तो एक आंसर हमें मिल जाता है संख्या का 42। यदि हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, तो दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब हमें सॉल्व करके बताना है फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को। पहली बार में हमने हल किया पहली और दूसरी समीकरण को, अब हम हल करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को। तो इसी तरीके से समीकरण 1 व 3 को हल करने पर फिर से इस सिस्टम में हमें किसी भी मान से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से यह संख्यात्मक मान दोनों आपस में पहले से बराबर हैं। हमें पहली समीकरण दी गई है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण नंबर 3 में y माइनस एक्स बराबर 2। यदि हम x वाले मान को पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस में x है और y वाले मान हमें प्लस में दिए गए हैं, तो प्लस y और बराबर में 2। फिर से यदि हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर x वाले दोनों मान कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह में दिए गए हैं। इन दोनों को जोड़ लेने पर 2y बराबर 6 और 2 8, तो y बराबर 4। अब इस y के मान को चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 में लगा लें, चाहे 3 में लगा लें। तो यदि हम समीकरण 1 में लगा लेते हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर फिर से समीकरण 1 में अब हमें y का मान मिला है तो y रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहाँ x प्लस y का मान है 4 बराबर में 6। हल करने पर x बराबर 2। फिर से हमें नए दोनों मान मिल गए हैं। फिर से वही संख्या हमें निकाल करके बतानी है और संख्या का जो फॉर्मूला है वह है 10x प्लस वाई। फिर से मान लगा लें, 10 गुणा x का मान 2 प्लस y का मान 4, 10 दूनी 20 और 4 24। ये हमें मिल जाता है दूसरा आंसर। तो हमसे जो संख्याएं पूछी गई थी वह हमें मिल रही हैं। रिक्वायर्ड जो नंबर्स थे, एक आंसर में हमें मिला है 42 और दूसरा मिला है 24। यही हमारे आंसर होंगे। वह हमसे सब पूछ रहे थे संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमने उन्हें संख्याएं ज्ञात करके बता दी हैं। साथ ही
ऐसी संख्याएं कितनी हैं? आप देख रहे हैं यहाँ हमें 2 आंसर मिले हैं। इसका मतलब है जो इस स्थिति को पूरा कर रही हैं, क्वेश्चन वाली सिचुएशंस को पूरा कर रही हैं, ऐसी 2 संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? ऐसी 2 संख्याएं उपस्थित हो सकती हैं जो दिए गए हमारे क्वेश्चन में जो सिचुएशंस हैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कुल मिलाकर के उन्हें 2000 रुपये निकालने थे बैंक से। उसने खजांची से कहा, खजांची का मतलब होता है कैशियर, जो वहाँ हमें पैसे देते हैं। तो उसने खजांची से कहा कि रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट ही देने हैं। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा है। बाकी उसे और कोई भी नोट नहीं चाहिए है। कैशियर से उसने पहले ही कह दिया है कि मुझे केवल या तो रुपये 50 वाले या फिर रुपये 100 वाले ही नोट दे दीजिएगा। तो मीना ने कैशियर से कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। खजांची ने भी उसकी बात मान ली और उसे 25 नोट कुल मिलाकर के दिए हैं। अब वह हमसे पूछ रहे हैं कि रुपये 50 के और रुपये 100 के कितने कितने नोट खजांची ने मीना को दिए हैं। हमें अलग अलग हिसाब बताना है। रुपये 50 के कितने नोट मिले और रुपये 100 के कितने नोट उसने प्राप्त किए हैं। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रुपये 50 के कितने नोट थे और रुपये 100 के कितने नोट थे, वही हम मान करके चलेंगे। माना रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर x है और रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर है y के। तब हम अपनी स्थिति 1 के अनुसार, पहली स्थिति में उन्होंने कहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। तो कुल मिलाकर के कितना प्राप्त हुआ है उन्हें धन? 2000 रुपये। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कुल प्राप्त धन बराबर 2000। अब धन 2000 कैसे बनेगा? रुपये 50 वाले हमारे पास x नोट हैं। अगर मान करके चलिए हमारे पास रुपये 50 का एक नोट है तो हमारे पास 50 रुपये हुए। अगर रुपये 50 के हमारे पास 2 नोट हैं तो हम कैसे निकालेंगे? 50 दूनी 100 रुपये हो गए। अगर रुपये 50 वाले हमारे पास 4 नोट हैं तो हम 4 की गुणा कर लेंगे 50 में, तो हमारे पास हो जाएंगे 200 रुपये। और अब हमारे पास है x नोट। जितने भी नोट होते हैं उतने की हम गुणा कर लेते हैं कितने रुपए का नोट है उसमें, तो हमें पता चल जाता है हमारे पास कितने रुपए हैं। तो वही काम हमें यहाँ करना है। रुपये 50 के x नोट हैं तो धन हो गया 50x रुपये। इसी तरीके से 100 वाले हमारे पास y रुपये हैं। यदि हमारे पास 100 रुपये के 7 नोट होते तो हमारे पास रुपये होते 700 रुपये। हमने कैसे पता किया? जो हमारे पास नोटों की गिनती थी 7, उसकी हमने गुणा कर ली 100 रुपये में, तो हमारे पास हो गए 700 रुपये। अब यहाँ हमें दिए गए हैं नोटों की संख्या बराबर है y के, तो यहाँ जो हमारे पास धन हो जाता है वह हो जाएगा 100y। अब जो कुल मिलाकर के धन है उसे निकालने के लिए हमने बीच में लगा दिया प्लस, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वह 2000 रुपये निकाल करके लाइए। अब क्या इस समीकरण से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? इस समीकरण को थोड़ा सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 50 दूनी 100 और 50 से यह 2000 भी कट जाएंगे, तो हम यहाँ 50 कॉमन ले लेते हैं। 50 एकम 50 दूनी 100, और जब हम 50 से यहाँ भाग करेंगे तो यह जाएगा 40 बार। तो यहाँ बन जाती है यह समीकरण नंबर 1, x + 2y बराबर 40। अब हम आ जाते हैं स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति 2 के अनुसार वह कह रहे हैं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर के नोट प्राप्त किए 25, जिसमें कि x नोट तो हैं उनके पास 50 रुपये वाले और y नोट हैं 100 रुपये वाले। यदि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल नोट हैं 25। तो स्थिति 2 के अनुसार कुल नोटों की संख्या हमें दी गई है 25, और हमारे पास नोटों की गिनती है x और y बराबर 25। समीकरण नंबर 2 फिर से हम इन्हें हल कर लें तो हमें पता चल जाएगा x और y का मान। फिर से आप देखें x के गुणांक पहले से ही संख्यात्मक रूप में बराबर हैं, तो किसी भी अचर मान से गुणा करने की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे इन्हें विलोपन विधि से हम हल कर लें। x + 2y बराबर 40 पहली समीकरण है और x + y बराबर 25 दूसरी समीकरण दी गई है। यह दोनों समान चिन्ह में हैं, तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तीनों मान हमें प्लस में दिए गए थे, अब तीनों मान माइनस में लिखे जाएंगे। +x और -x कैंसिल हो जाएंगे। 2y में से 1y घटा लेने पर y,
40 में से 25 घटा लेने पर 15। तो यह हमें मिल जाता है y का मान। इस y के मान को हम लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में। तो हम यहाँ रख रहे हैं इस मान को समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम x की जगह x ही रखेंगे और y की जगह y का मान लगा लेंगे। तो x प्लस 2 गुणा y का मान बराबर में 40। x प्लस 15 दूनी 30 बराबर में 40। x बराबर 40 में से यदि हम 30 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 10। तो इस तरीके से x और y के मान हमें मिल जाते हैं। अब वह क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो x की जगह x वाला आंसर 10 और y की जगह y वाला आंसर 15 है। तो हम उन्हें लिख करके बता देंगे। अतः ₹50 के नोटों की संख्या बराबर x वाला मान, x का मान था 10, और साथ ही ₹100 के नोटों की संख्या बराबर y वाला मान 15। यह हो जाते हैं हमारे पास ₹50 के नोटों की गिनती और ₹100 के नोटों की गिनती, जो हमसे वह अलग अलग क्वेश्चन में पूछ रहे थे। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसका मतलब है पहले 3 दिन के लिए आप अगर कोई भी पुस्तक उस लाइब्रेरी से ले रहे हैं तो वह आपसे फिक्स्ड चार्ज लेंगे, चाहे आप उन 3 दिनों में उस किताब को 1 दिन रख करके वापस दे करके जा रहे हैं या 2 दिन रख रहे हैं या पूरे 3 दिन उस किताब को आप अपने पास रख रहे हैं, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। लेकिन अगर आप 3 दिन से ऊपर उस किताब को रखते हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि हम कह सकते हैं फ़ाइन लगा लिया जाता है। जैसे कि स्कूल लाइब्रेरीज़ में भी यही सिस्टम होता है कि हमें स्कूल में जो किताबें होती हैं वो हमारे लाइब्रेरियन हमें या तो 5 दिन के लिए देते हैं या फिर वह कहते हैं जिस दिन आप हमसे किताबें ले जा रहे हैं उसी दिन आपको रिटर्न करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो वह आपसे पर डे कुछ फ़ीस ले लेते हैं कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, 5 रुपये पर डे देना पड़ेगा, जैसे भी उनका सिस्टम होता है। इसी तरीके से कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं, सिटीज़ में होती हैं, जहाँ पर वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं बना दिए जाते हैं, लाइब्रेरी में मेंबर्स बना दिए जाते हैं, वहाँ से वो बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर लोग वहाँ बैठ कर के किताबों को पढ़ सकते हैं। जो मेंबर होते हैं वो घर के लिए भी किताबों को ले जा सकते हैं। इसी तरीके से एक लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है कि पहले 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का तो एक फ़िक्स चार्ज ले रहे हैं वो, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर एक भी दिन आपने किताब को रखा तो वह अलग से उसका किराया लेंगे। अब पहली स्थिति में उन्होंने कहा है कि सरिता नाम से एक लेडी है, वह 7 दिनों तक पुस्तक को रखती है, जबकि लाइब्रेरी देती है 3 दिन के लिए। वह उस किताब को 7 दिन तक रखती है तो उसके लिए उसे 27 रुपये देने पड़ते हैं। और दूसरी बार में सूजी एक पुस्तक को 5 दिन रखती है और वह उसके 21 रुपये अदा करती है। तो हमें बताना है कि उनके लिए नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। नियत किराए का मतलब है जो लाइब्रेरी पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज ले रही है वो हमें बताना है, और उसके ऊपर एक भी दिन जो जा रहा है उसके लिए कितना किराया वह ले रही है। तो हम इन्हीं दोनों मानों को मान लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो माना नियत किराया बराबर ₹x, और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है जो 3 दिन के ऊपर वाले दिन हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वह हम मान लेते हैं ₹y। और पहली स्थिति में वह कह रहे हैं कि सरिता जो 7 दिन के लिए किताबें रख रही है और दे रही है 27 रुपये, तो स्थिति 1 के अनुसार 7 दिन का जो किराया वो है बता रहे हैं वह बता रहे हैं 27 रुपये। अब 7 दिन में हमें इसे 2 जगह बांटना है, एक तो पहले 3 दिन के नियत किराए में और उसके ऊपर कितने दिन उसने लिए हैं उस किराए में उसे डिवाइड कर लेना है। तो इस 7 दिन को हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 दिन तो हो गए नियत किराए वाले, तो 3 दिन का तो हो गया नियत किराया। अब 3 दिन के ऊपर कितने दिन और उन्होंने किताबें रखी हैं, कुल मिलाकर के 7 दिन रखी हैं, 7 में से 3 दिन तो हमने अलग निकाल दिए, तो आगे बचे हमारे पास 4 दिन। तो 4 दिन का हमें प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए के हिसाब से 4 दिन का किराया अलग देना पड़ेगा। तो प्रत्येक दिन का जो किराया है
वह 4 दिन के लिए हमें देना पड़ेगा और कुल मिलाकर के दिए 27 रुपये। अब 3 दिन का नियत किराया जो हमने माना है वह है x रुपये प्लस 4 गुणा प्रत्येक दिन का किराया हमने माना है y रुपये, तो x प्लस 4y बराबर 27। फिर से क्वेश्चन में दिया था 7 दिन का किराया 27 रुपये है। उस 7 दिनों में 3 दिन का तो एक फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन में चाहे आप कितने दिन भी किताब को रख रहे हैं 3 दिन का उनका एक क्राइटेरिया है, 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज हो गया। और 3 दिन के ऊपर वह गए हैं 4 दिन, क्योंकि कुल मिलाकर के 7 दिन रखे हैं, तो 4 दिन का डेली हिसाब से वह हो जाता है 4y, कुल मिलाकर के 27 रुपये। इसी तरीके से दूसरी स्थिति में, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में वह रख रहे हैं 5 दिन और दे रहे हैं 21 रुपये, तो 5 दिनों का किराया 5 दिनों का जो किराया हमें मिलने वाला है वह है 21 रुपये। अब फिर से 5 दिन को हम डिवाइड कर लेंगे, तो 3 दिन का नियत किराया हो गया और 3 दिन के ऊपर जा रहे हैं हम 2 दिन, क्योंकि हमें केवल कुल मिलाकर के 5 दिन लेने हैं, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 3 दिन का तो हो जाएगा x रुपये। फिर से आप उसे ऐसे ही लिख के बता सकते हैं 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 गुणा प्रत्येक दिन का अलग किराया, तो x प्लस 2y बराबर में 21 रुपये। ये हो जाती है समीकरण नंबर 1 और यह हो जाती है समीकरण नंबर 2। फिर से हम इन्हें विलोपन विधि से हल करके बताएंगे। साथ ही इन दोनों समीकरणों में फिर से x वाले मान पहले से ही बराबर हैं, कोई भी मान हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। दोनों मान समान चिन्ह में दिए गए हैं, इसीलिए घटाने पर यहाँ हमें मिलेगा माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 2 घटा लेने पर 2y, 27 में से 21 घटा लेने पर 6, y बराबर 2 से भाग करेंगे तो 2 दिया 6, हमें y का मान मिल जाता है 3। इस y के मान को अब हम लगा लें समीकरण नंबर 1 में और यहाँ से निकाल लेंगे x का मान। तो यहाँ हम करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें पहली समीकरण दी गई थी x प्लस 4y, तो x प्लस 4 गुणा y का मान 3 मिला है बराबर में 27, x प्लस 4 तिया 12 है बराबर में 27, x बराबर 27 से यदि हम 12 घटा लेते हैं तो हमें मिलेंगे 15। तो यह हो जाते हैं हमारे x और y के मान। तो हमने x माना था नियत किराया, तो हमारे पास नियत किराए के लिए आंसर आ जाता है नियत किराया बराबर x का मान था 15 रुपये, और दूसरा हमने माना था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें मिला था 3 रुपये। तो ये हो जाते हैं हमारे दोनों आंसर। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं भिन्न हमेशा अंश और हर से मिलकर के बनी होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न आपको मिल जाएगी x/y। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो अंश है, यदि हम पहले के लिए थोड़ी हिंट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अंश में 1 जोड़ना है। हमारे पास भिन्न होती है x/y, 1 जोड़ लेने पर, तथा हर में से 1 घटा दें, और हर में से यदि हम 1 घटा लेंगे तो वह भिन्न 1 में बदल जाएगी। आप इनकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। साथ ही वे कह रहे हैं यदि हम हर में 1 जोड़ दें, फिर से हम भिन्न को लिखेंगे। इस बार वह कह रहे हैं हर में 1 जोड़ दें, और अंश के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं तो हम अंश का कुछ नहीं करेंगे, तो यह 1/2 हो जाती है। तो इस बार इसका मान हम बराबर रख देंगे 1/2 के। इस तरीके से फिर से आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तिरछी उड़ा करके दूसरी समीकरण निकालोगे और उन्हें विलोपन विधि से हल करके आपको x और y के मान मिल जाएंगे। यहाँ आपको हल करने पर x का मान 3 मिलेगा और y का मान 5 मिलेगा, इसीलिए यहाँ हमने आंसर भी लिखा है भिन्न बराबर 3/5, क्योंकि भिन्न होती है अंश बटे हर, तो 3/5। सेकेंड क्वेश्चन में
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक लड़की दी गई है नूरी और एक लड़का बताया है सोनू। तो यहाँ दो नाम आए हैं, नूरी की आयु और सोनू की आयु। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, आने वाले टाइम में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। और हमसे कह रहे हैं नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु है पूछ रहे हैं। तो फिर से जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वही हम मान करके चलेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। तब यहाँ सबसे पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए यदि हम नूरी की आयु को देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ नूरी की आयु को मान करके चलेंगे x वर्ष और सोनू की आयु को मान करके चलेंगे y वर्ष। तब पहली स्थिति के अनुसार 5 वर्ष पहले की बात करें तो x - 5 और यहाँ y - 5 वर्ष हो जाएगी दोनों की आयु। वह कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु है x - 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस तरीके से इस समीकरण को आप हल कर लेंगे, आपको पहली समीकरण मिल जाएगी। दूसरी बार में 10 वर्ष पश्चात, जब हम 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो हम जोड़ने पर दोनों की आयु निकालेंगे वर्तमान आयु में। तो हमने 10 इधर जोड़ दिया है और 10 इधर जोड़ दिया है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी ये रही, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब है सोनू की आयु की, यहाँ y आएगा, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर से इस बार इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी और दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर आपको x और y के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ आपको x का आंसर मिलेगा 50 और y का आंसर मिलेगा 20। थर्ड क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था संख्या वाला, बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हम मान लेंगे, माना दहाई का अंक बराबर है x और इकाई का अंक बराबर है y। तब आपको संख्या मिलेगी 10 गुणा दहाई का अंक 10 गुणा x प्लस इकाई का अंक y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, और अंक हमने माने हैं x और y, तो पहली स्थिति के अनुसार इन दोनों का योग हमें मिल जाता है 9। तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे तो इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारे पास है 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यदि हम संख्या के अंकों को पलट लेते हैं तो x की जगह y और y की जगह हम x लिखेंगे। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 2 गुना है। फिर से आप इनकी गुणा करके एक्स वाई वाले मानों को जब एक तरफ करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी दूसरी समीकरण, और उन्हें हल करके आप एक्स वाई ज्ञात कर लेंगे। वहाँ से आपको मिलेगी संख्या बराबर 18। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू।